हे एवरीवन, वेलकम बैक टू निरंतर क्यूरियस माइंड। आज का हमारा इग्नू का कोर्स कोड होगा BECC807। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट। और जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कैलकुलेट करने वाले होंगे, तो आपको उस पर फोकस करना होगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मीन। उसके लिए आपको पास डेटा दिया होगा, जैसे कि हम लोग प्रीवियस अपने क्लास में पढ़ा करते थे। तो आपको क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है ना। तो स्टेप 1 में आपको मीडियन निकालना होगा, तो क्लास और इनका मीड वैल्यू निकालना होगा, यानी कि x, और फिर f और फिर fx। तो मीड वैल्यू क्या होता है, इन दोनों को ऐड करके से 4 और 7 को 4 और 3 को ऐड करो 7 और बाई 2 करेंगे तो हमारा 3.5 आ जाएगा। ऐसे ही 5 4 9 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मिड वैल्यू x निकल जाएगा। और इफ क्या है वो ऑलरेडी दिए हैं, और उसके बाद से fx क्या है, बस x और f को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वैल्यू, यानी कि देखिए यहाँ पे 5 3 15 के 5 हाथ में लगा 1 और 3 3 का 9 1 10 तो आया। तो fx क्या है, x और f का मल्टीप्लाई। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब हम निकालना जानेंगे कि जो f है, f जो यहाँ पे दिख रहा है, तो f को टोटल काउंट किए, ऐड किए और यहाँ पे लिखे, fx को ये यहाँ पे काउंट किए, ऐड किए और यहाँ पे लिख दिए। और फॉर्मूला क्या होता है, fx बाई f। तो ये डिवाइड करने के बाद हमारे मीन प्राप्त हो जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड और कैलकुलेट फॉर मीडियन। तो जैसे कि इसमें थोड़ा सा मीडियन में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए मैंने क्या किया, इसके लिए बड़ा सा मतलब कंसेप्ट होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना है फाइंड द टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि n। तो फर्स्ट और ऑल द फ्रीक्वेंसीज गिवन इन द टेबल, जो हम लोग किए थे f वाला, वही है यहाँ पे n। तो ऐड किए 217 आया, ठीक है। उसके बाद से टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा होगी 217। नाउ स्टेप 2, कैलकुलेट द मीडियन डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, हेंस वी कैलकुलेट। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दिया है n बाई 2 करेंगे, बटा फ्रीक्वेंसी जो है हमारा 217 ही है बाई 2। तो कितना आ जाएगा हमारा 217 बाई, अगर हम करेंगे बाई 2 तो हमारा हो जाएगा 108.5। लाइक अब भाग करके देखिए, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ओके यस 2 एकम 2 2 8 16 प्लस उसके ऊपर हम 0 लगाएंगे, 2 8 16 एंड पॉइंट और 1 बचा 2 5 10 हो गया। सो दिस मीन्स दैट द 108.5 ऑब्जर्वेशन विल बी रिप्रेजेंटेड द मीडियन। मतलब कि 108.5 जो होगा वो मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये मीडियन नहीं है। इसके पहले हम फिर इसके बाद क्या करेंगे, पहले हम प्रिपेयर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF टेबल बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, क्लास इंटरवल यानी कि f डालेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्लास इंटरवल डालें और फिर फ्रीक्वेंसी डालें और यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्यूमुलेटिव CF। तो 3 4 है, 3 यहाँ पे 4 7 जो हमको दिया है, ऑलरेडी दिया है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहले का 3 रख देंगे और उसके बाद से क्रॉस ऐड कर दे, 7 3 10 10 22 32 32 60 92 92 85 177 177 32 209 और 209 प्लस 8 217। ओके, मतलब ऐसे तीसरे जोड़ के हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी CF, cumulative frequency. Okay, now the cumulative frequency is obtained by constitutionally adding the frequency. For example, यहाँ पे देखिए बताया भी है आपको कि CF और 4 5 का हो जाएगा 3 प्लस 7 10, 5 होगा वही ऐड करेंगे प्रीवियस से एक आगे का लेके, फिर लेके उसको फिर ऐसे जोड़ते लाएंगे 32 60 92 7 8 का 92 प्लस 85 187, वही एक एक करके। तो अब हमारा काम होगा आइडेंटिफाई द मीडियन क्लास। तो हम देखेंगे ये वैल्यू जो है 108.5 जो हम डिवाइड करके लाए थे n बाई 2 करके। तो नाउ कंपेयर इट विद द कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कि किस इंटरवल में जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऊपर है, आप देखिए थोड़ा सा ध्यान करिएगा, 7 8 है, वहाँ पे जो है हमारा क्लास वहाँ पे 177 है, राइट CF। तो बारमैन के बीच में तो 108 नहीं आता है, 177 के बीच में 108 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा जो क्या बोलते हैं क्लास होगा वो 7 8 होगा फॉर मीडियन। तो इसमें 7 8 के लिए कितना था हमारा F 92 है ना, तो 92 लिख दिए। नाउ उसके बाद हम लिखेंगे हमारा क्लास हो गया कम्युनिकेटिव CF के लिए 177। सिंस जो 92 है और 177 है, इन दोनों के बीच में 108 है और इनका ऑब्जर्वेशन जो लाइज करते हैं क्लास इंटरवल 7 और 8 में। सो मीडियन क्लास हमारा हो जाएगा 7 8। ओके, नाउ अप्लाई द मीडियन फार्मूला। जो हम लोग फॉर्मूला याद किए होते हैं वही फॉर्मूला है
L plus fraction left fraction n by 2 minus CF by right if times h। कोई बात नहीं, यहाँ पे आप समझ जाएंगे। देखिए L क्या होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इक्वल टू 7, जो 7 और 8 में जो लोअर है कौन है, 7 है, तो 7 हो गया। और n by 2 जो हम लोग निकाले थे 108, CF हमारा क्या हो गया था 92, ठीक है। बिफोर द मीडियन क्लास मतलब CF जो होता है फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास, यानी कि जस्ट जो हमारा 108 के जो 177 उसको जस्ट पिछला क्या था 92 हो गया। एंड एक क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 85 एंड एच हो जाएगा हमारा क्लास विथ जो कि 1 होगा, मतलब कि दोनों का अंतर क्या है 1, ओके। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, तो फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा डालेंगे वैल्यू 108 माइनस 92 इक्वल टू इतना जाएगा। देन इसमें डालेंगे वैल्यू फाइनली 16.5 एंड 85 तो हमारा हो जाएगा 0.194। फाइनली हम दोनों को ऐड करेंगे, इतना आ जाएगा, तो राउंड टू डेसिमल प्लेसेस हो जाएगा हमारा मीडियन 7.19। I hope it's clear now. Why is 7-8 median class conceptual expression समझेंगे कि कैसे हम 7-8 को median class लिए हैं। तो the total number of observation is 217. The median is the medial observation which is 108.5 observation. From the communicative frequency table, the first 92 observations belong up to the 6-7 classes. Okay, मतलब 607 में आ रहा है 92। The next observation from 93rd to 177th belong to 7 to 8 classes. Since जो हमारा the 108.5 observation falls between 93 and 177, it must lie in the 7-8 classes, मतलब कि इन 7-8 क्लास में ही हमारा 108 मिल जाएगा। Therefore the median class 7-8 की पॉइंट्स फॉर रिमेंबर आपके लिए डालेंगे कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, पहले हम n निकालेंगे, ठीक है, फिर फाइंड करेंगे n by 2, फिर पेयर करेंगे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है ना ऐड करके, फिर लोकेट द क्लास वेयर n by 2 लाइज, फिर देखेंगे n by 2 कहाँ लाइज करता है। द क्लास इज कॉल्ड द मीडियन क्लास, और जो हमारा क्लास मिलेगा 7-8 वो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इनटू द मीडियन फार्मूला टू ऑब्टेन द फाइनल आंसर। ओके, सो फाइनल रिजल्ट हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास 7 से 8, मीडियन हो जाएगा 7.19। सो दिस मेथड इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर यूज्ड फॉर फाइंडिंग फॉर द मीडियन in a group frequency distribution. Now let's talk about question number 1 का भी coefficient of variation यानी कि CM. So coefficient of variation measures the degree of variability relative to the mean. It is used to compare consistency between two or more distributions. Okay, हिंदी में समझेंगे कि परिवर्तन गुणांक यानी कि CF जो होते हैं हमारे coefficient of variation किसी वितरण में औसत के सापेक्ष फैलाव को मापता है। इसका उपयोग विभिन्न आंकड़ों की स्थिरता की तुलना करने के लिए किया जाता है। फॉर्मूला हमारा जो होता है CF का फ्रैक्शन सिग्मा बाय बार x बाई टाइम्स 100, जहाँ जो सिग्मा होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और x बार होता है मीन। सो दिए गए आंकड़ों से मीन 7.09 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू हो जाएगा 1.07। तो हमारा सी भी कैसे निकालेंगे 1.07 बाई 7.09 मल्टीप्लाई 100। ओके, वहीं पर हमारा फॉर्मूला भी आप चेक आउट कर सकते हैं। तो सी भी हमारा हो जाएगा 15.09%। ओके, नाउ इंटरप्रिटेशन यानी कि एनालाइज देखेंगे कि सिंस सी भी जो है इज लो 15.09%, सो द डेटा रिलेटिवली कंसिस्टेंट एंड लेस डिस्परेट, जो आंकड़े में जो है फैलाव कम है इसलिए स्थिरता अधिक होगी। एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सैंपल सर्वे एंड सेंसस। सबसे पहले हम इंग्लिश में देखेंगे कि अ सेंसस इज अ कंप्लीट एनुमरेशन ऑफ ऑल यूनिट्स इन पॉपुलेशन। एवरी इंडिविजुअल इज connected and information is collected from each unit, and a sample survey collect information from only a selected part of the population, and the results obtained from the sample are used to estimate the characteristics of the whole population। यहाँ पे estimate किया जाता है। ओके, and census provides highly accurate results but requires more time, money and manpower, and sample surveys are faster, cheaper and easier to conduct. For example, the population census of India is a census method where area surveys conducted by research agency on consumer behavior as sample surveys। ओके, हिंदी में समझते हैं कि जनगणना जो होती है सेंसस जो होती है में समग्र जनसंख्या की प्रत्येक इकाई से जानकारी एकत्र की जाती है ना, समग्र। तो ये हो गया
क्या हम तो यहाँ पे जो होता है सैंपल सर्वे जिसको बोलते हैं प्रतिदर्श सर्वेक्षण में केवल कुछ चुनी हुई इकाइयों की जानकारी ली जाती है, वहाँ पे समग्र ली जाती है और उनके आधार पर पूरी जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकल जाता है। जनगणना अधिक सटीक होती है लेकिन इसमें समय, धन और श्रम अधिक लगता है। प्रतिदर्श सर्वेक्षण यानी कि सैंपल सर्वे कम समय और कम लागत में पूरा हो जाता है। फैमिली इनकम, वहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्वे शेड्यूल आप बना दीजिए। तो सबसे पहले हम डालेंगे फैमिली इंफॉर्मेशन, उसके बाद से डालेंगे नेम ऑफ द हेड ऑफ फैमिली, सेकेंड नेम ऑफ फैमिली मेंबर्स, थर्ड ऑक्यूपेशन एंड फोर्थ मंथली इनकम एंड फाइव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड उसके बाद से डालेंगे मंथली एक्सपेंडिचर, फूड एक्सपेंसेस, एजुकेशन एक्सपेंसेस, हेल्थ एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल एंड क्लोथिंग एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर पैटर्न। उद्देश्य परिवार की आय और व्यय के स्तर पर अध्ययन करना। Now let's talk about question number 3, importance of standard normal curve। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का इंपॉर्टेंस देखते हैं। सो द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज अ बेल शेप्ड सिस्टमैटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 1। इट्स प्ले अ वाइटल रोल इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इंपॉर्टेंस यूज इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हेल्प्स इन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन, यूज इन कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, converts data into Z-score, useful in economic and social research। निष्कर्ष, मानक सामान्य वक्र यानी कि स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व घंटे के आकार का सममित वितरण है जिसका माध्य 0 और मानक विचलन 1 होता है। माध्य 0 होता है, मानक विचलन कितना होता है? 1 होता है। महत्व, परिकल्पना परीक्षण में उपयोग करना, संभाव्यता ज्ञात करने में उपयोग करना, विश्वास अंतराल बनाने में उपयोग करना, जेड स्कोर निकालने में उपयोग करना, आर्थिक एवं सामाजिक अनुसंधान में उपयोग करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 का बी, फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। ये जो पढ़े थे यूजिंग जेड टेबल। सो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन। सो द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड कर्व विद द मीन यानी कि म्यू जो होता है 0 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि ये जो होता है सिग्मा होता है और इसको चाहिए 1। सो द जेड टेबल इज यूज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी और एरिया अंडर द कर्व। सो हिंदी में मानक सामान्य वितरण जो होता है घंटे के आकार का होता है, जैसे बेल शेप्ड कर्व होता है जिसका माध्य 0 और मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होता है। इसके अंतर्गत क्षेत्रफल के एरिया ज्ञात करने के लिए हम जेड टेबल का उपयोग करते हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन जेड इतना एंड जेड इतना। तो हमारा दिया है -0.43 से 0.78। सबसे पहले हम करेंगे स्टेप, लुक अप द जेड टेबल वैल्यूज। एरिया बिटवीन 0 एंड 0.78 इक्वल टू 0.2823 एंड एरिया बिटवीन 0 to 0.43 0.1664। सिंस वन वैल्यू इज नेगेटिव एंड अदर वैल्यू इज पॉजिटिव सो वी ऐड बोथ एरियाज। तो हमें दोनों एरिया को ऐड करना पड़ेगा। Now let's talk about our formula। तो दोनों को ऐड कर दिए। Then we got what? Once again, yes. Then we got 0.4487। Answer, area between Z equal to हो जाएगा -0.43 and Z equal to 0.78 equal to 0.4487 यानी कि approximately 44.87%। ठीक है, ये 100 के टर्म्स में लिखते हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि कैसे क्या हुआ। सो द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट 0, ओके, एंड देयरफॉर द एरिया फ्रॉम -0.40 to 0 एंड फ्रॉम 0 to 0.78 आर एडेड टुगेदर। ठीक है, तो 0 से लेके इतना तक का क्षेत्रफल हमारा इतना है और 0 से इतना का क्षेत्रफल हमारा इतना आएगा। तो दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण हम इन्हें जोड़ेंगे। ठीक है, और एक दिशा में रहता तो घटा देते, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इतना। नाउ फाइंड द एरिया बिटवीन इतना से अब इतना ऐसा करना, दोनों एरिया सेम है। तो जेड टेबल हमारा यहाँ पे हो जाएगा जेड वैल्यू फ्रॉम 0 से लेके 1.50 तक ले इतना हो जाएगा और एरिया फ्रॉम 0 to 0.44 इतना होएगा। आप देख रहे हैं ना। सो सिंस बोथ वैल्यू आर द सेम साइड ऑफ 0 सो सब्ट्रैक्ट देम, घटाएंगे इतना आएगा। नाउ एरिया हमारा इतना हो यानी कि अप्रोक्सीमेटली 26.32%। Explanation, the required area lies between two positive Z values, so the similar area is subtracted from the large one। दोनों Z वैल्यू शून्य के दाईं ओर है इसलिए हम इतना दोनों घटा देंगे तो हमारा उत्तर ये आएगा। नाउ फाइंड एरिया राइट ऑफ Z इतना एंड अब इतना ही करना है।
So first of all find area from 0 to 1.33. So from the Z table area हमारा हो जाएगा 0.4082. ठीक है. Now since we need the area to right of minus 1.33, add it to the right half of the curve. right half हमारा हो जाएगा मतलब जो होता है ना कि 500 करके 1000, तो वही बता रहा है 0.5000 एंड 0.5000 प्लस ये दोनों ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा इतना. राइट. आंसर एरिया टू द राइट z इक्वल टू माइनस 1.33 इक्वल टू 0.9082. दैट मीन्स 90.82%. 0 से लेके 1.33 तक का क्षेत्रफल हमारा था 0.4080. तो क्योंकि हमें माइनस 1.33 के दाईं ओर का क्षेत्र चाहिए इसलिए हमें मतलब इसमें हाफ करके ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 90.82%. Conclusion: the Z table helps us calculate probabilities under the standard normal curve by using addition or subtraction depending on the position of the Z value. Now let's talk about question number 4. Draw the regression line means y is equal to a plus bx and compare estimated and actual values. So दोनों को समझेंगे. सबसे पहले हमें given data x दिया है फिर y दिया है. Now let's talk about introduction. So regression analysis is a statistical method used to study the relationship between two variables. It helps predict the value of one variable based on another. प्रतिगमन यानी कि regression एक संख्यात्मक तकनीक है यानी कि statistical method है जो दो चरों यानी कि दो variables के बीच संबंध का अध्ययन करती है तथा एक चर के आधार पर दूसरे चर का अनुमान लगाने में सहायता करती है. सो regression इक्वेशन हमारा जो होता है द regression इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एस. y इक्वल टू जो रिग्रेशन इक्वेशन होता है y इक्वल टू एक्स प्लस बी एक्स. ओके. सो वेयर a इक्वल टू हमारा हो जाएगा इंटरसेप्ट एंड स्थिरांक एंड b रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी कि ढाल हो जाएगा हमारा. a हो जाएगा हमारा इंटरसेप्ट, b हो जाएगा रिग्रेशन कोफिशिएंट. सो आफ्टर कैलकुलेशन y इक्वल टू 5.56 प्लस 0.63 a और b मिल गया है और प्लस x. सो दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू एस्टिमेट y फॉर डिफरेंस वैल्यू ऑफ x. x का डिफरेंट वैल्यू होगा तो y का हम लोग अलग अलग वैल्यू भी निकाल सकते हैं. राइट. नाउ लेट्स स्टेप 2 एस्टिमेट वैल्यू मतलब कैसे निकाले. तो x हमको दिया है, y दिया रहेगा और एस्टिमेट वैल्यू इज y यहाँ पे. एक्चुअल y है यहाँ पे और एस्टिमेट वैल्यू है यहाँ पे. ओके. कैलकुलेट करने के बाद से y इक्वल टू a प्लस बी एक्स. ओके. नाउ कंपेरिजन. सो द एस्टिमेट वैल्यू आर क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू. स्मॉल डिफरेंस ऑकर बिकॉज रिग्रेशन प्रोवाइड्स द बेस्ट फिट द लाइन rather than exact prediction. So the positive slope 0.63 indicates that as x increases y also tends to increases. अनुमानित यानी कि एस्टिमेटेड मान वास्तविक एक्चुअल मानों के काफी निकट है. थोड़ा अंतर इसलिए होता है क्योंकि प्रतिगमन रेखा केवल सर्वोत्तम अनुमान यानी कि बेस्ट फिट देती है. 0.63 का धनात्मक ढाल पॉजिटिव स्लोप बताता है कि x बढ़ने पर y भी बढ़ने की प्रवृत्ति रखता है. नाउ लेट्स इंटरप्रिटेशन यानी कि एनालाइज करते हैं. सो द रिग्रेशन लाइन shows a positive relation between x and y for every 1 unit increase in xy increased by approximately 0.63 units. प्रतिगमन रेखा x और y के बीच धनात्मक संबंध यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप दर्शाती है. x में प्रत्येक एक इकाई में वृद्धि पर लगभग y जो होता है 0.63 इकाई बढ़ता है. कंक्लूजन. रिग्रेशन एनालिसिस इज यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग यानी कि भविष्यवाणी फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग. इट हेल्प्स एस्टिमेट फ्यूचर वैल्यूज एंड अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स. ओके. ये प्रतिगमन जो होता है विश्लेषण भविष्यवाणी करता है, फोरकास्टिंग करता है, योजना निर्माण तथा आर्थिक निर्णय लेने के लिए में अत्यंत उपयोगी है. यह दो चरों के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप से समझने और अनुमान लगाने में सहायता करता है. तो हम जाने कि इस केंद्रीय प्रवृत्ति में मीडियन, माप, मोड, परिवर्तन गुणांक, प्रतिशत सर्वेक्षण, जनगणना, मानक सामान्य वक्र और प्रतिगमन विश्लेषण का अध्ययन किया. इन संख्यांकिक विधियों का अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण उपयोग है क्योंकि इनके माध्यम से आंकड़ों का विश्लेषण कर उचित निष्कर्ष निकाल जा सकते हैं. नाउ 5 नंबर क्वेश्चन समझेंगे. व्हाट स्टेप्स शुड बी फॉलोड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर. व्हाट क्वालिटीज शुड एन इंडेक्स नंबर possesses. So meaning of the index number. So an index number is a statistical measure that shows change in the level of prices, quantities or value over time. Values over time, time के साथ साथ जो change होता है. It helps compare economic conditions between different periods. Steps in constructing index numbers.
Define the object. So clearly determine the purpose of the index number. And second would be selection of the best year. Then choose a normal year free from abnormal events. And the third, selection of commodities and select representative commodities commonly used by consumers. And the fourth would be collection of data. And collection of data means collect accurate and reliable prices and quantity data. And fifth, assignment of weights, give appropriate weights according to importance. Now 6 हो जाएगा हमारा selection of formula. Choose a suitable formula such as last pairs, Pasky or Fisher's index. And 7, computation and verification. Calculate the index and verify the result carefully. And qualities of a good index number is simplicity, reliability, accuracy, comparability, representativeness, flexibility, scientific construction. And conclusion would be a good index number should accurately represent economic change and provides reliable information for decision making. सूचकांक संख्या का अर्थ है इंडेक्स नंबर एक संख्या की माप है, स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है जो समय के साथ कीमतों और मात्राओं या मूल्य में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। सूचकांक का संख्या निर्माण के चरण उद्देश्य का निर्धारण, यानी कि सबसे पहले यह तय किया जाता है कि जो हमारा इंडेक्स नंबर है किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है। एंड नेक्स्ट, आधार वर्ष चयन करना, यानी कि ऐसा सामान्य वर्ष चुना जाता है जिसमें कोई असामान्य घटना नहीं हुई हो, मतलब नॉर्मल हुआ हो। एंड वस्तुओं का चयन करते हैं 3 नंबर, यानी कि उपभोक्ताओं द्वारा सामान्यतः उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की चयन किया जाता है, वस्तुओं का चयन। एंड फोर्थ, आंकड़ों का संग्रह करते हैं, कीमतों एवं मात्राओं से संबंधित विश्वसनीय आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, रिलायबल। एंड फिर भार, यानी कि वेट निर्धारित करते हैं कि वस्तुओं के महत्व के अनुसार भार दिया जाता है कि कौन कितना इंपॉर्टेंस है। एंड 6 नंबर, उपयुक्त सूत्र का उपयोग चयन करना, यानी कि लास्ट पेयर्स एंड पासे या फिशर्स विधि का चयन किया जाता है। एंड गणना एवं जांच हो जाएगा हमारा 7, तो सूचकांक की गणना कर उसकी जांच की जाती है। अच्छे सूचकांक संख्या के गुण जो होते हैं सरलता, विश्वसनीयता, शुद्धता, तुलनीयता, प्रतिनिधित्व क्षमता, लचीलापन, वैज्ञानिक आधार। निष्कर्ष, एक अच्छा सूचकांक संख्या आर्थिक परिवर्तन का सही चित्र प्रस्तुत करता है तथा नीति निर्माण में सहायक करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपना क्वेश्चन नंबर जो है 6, Bayes theorem. So Bayes theorem is an important concept in a probability theorem. It helps determine the probability of an event based on prior information, यानी कि पूर्व information. It is useful in a medical diagnosis, economic, machine learning and decision making. फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा दिया है, एक बार आप सर्च कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से मिल जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। नाउ रिस्क एनालिसिस क्या होता है इसमें? सो बिजनेस फोरकास्टिंग, यानी कि बिजनेस में पहले से भविष्यवाणी की जाती है, मेडिकल टेस्टिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में भी समझ सकते हैं। बेज थ्योरम, यानी कि प्रमेय, संभाव्यता सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण प्रमेय है। यह किसी घटना की संभावना ज्ञात करने में सहायता करता है जब कुछ पूर्व जानकारी उपलब्ध हो। इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं? जोखिम विश्लेषण में, व्यापार पूर्वानुमान में, चिकित्सक परीक्षण में एंड कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI में। यह अनिश्चित परिस्थितियों में निर्णय लेने में बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि एज स्पेसिफिक बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बारे में पता चलेगा और बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं एज स्पेसिफिक बर्थ रेट, यानी कि ASBR, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट। सो इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ लिव बर्थ्स per 1000 women in a specific age group during a year. Importance, measure fertility patterns, helps population planning, useful in a demographic studies. and age specific जो होता है death rate, it refers to the number of death per 1000 person in a specific age group during a year. वहाँ पे women था, यहाँ पे persons है। Importance, measures mortality levels, मतलब कितने लोग मर गए, and help health planning, यूजफुल इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्टडीज। ना हिंदी में भी समझेंगे कि जो आयु विशिष्ट जन्म दर होता है ASBR, किसी विशेष आयु वर्ग की 1000 महिलाओं पर एक वर्ष में होने वाले जीवित जन्मों की संख्याओं को वायु विशिष्ट जन्म दर कहते हैं। यहाँ पे महिलाएं हैं और इनका महत्व क्या है कि प्रजनन स्तर का अध्ययन करना, जनसंख्या नियोजन करना, जनसांख्यिकी विश्लेषण करना। और आयु विशिष्ट मृत्यु दर क्या होता है? तो किसी विशेष आयु वर्ग के प्रत्येक, वहां पे भी ऐसे ही था, पर यहाँ पे है 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में होने वाली मृत्यु की संख्या को वायु विशिष्ट मृत्यु दर कहते हैं। इनका महत्व क्या होता है कि मृत्यु स्तर का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ मोर्टालिटी, स्वास्थ्य योजनाओं का निर्माण करना, जीवन प्रत्याशा का विश्लेषण करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 का C। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं स्पीड में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सारा क्वेश्चन में विदिन 20 मिनट्स कंप्लीट करा दूँ।
ओके। सो और ज़्यादा समझाने का मतलब क्या है, सब आप देख रहे हैं और जो हिंदी भी है, इसलिए मैं ज़्यादा एनालाइज नहीं कर रही हूँ ताकि हमें टाइम की महत्व भी पता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। सो इंग्लिश में देखेंगे अ टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड ओवर टाइम। कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे अब टाइम सीरीज का? ट्रेंड यानी कि टी, लॉन्ग टर्म मूवमेंट ऑफ डेटा एंड एग्जांपल पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर मेनी ईयर्स। पॉपुलेशन क्या होता है? ओवर मेनी ईयर्स, सालों के साथ साथ बढ़ता जाता है। सीजनल वेरिएशन यानी कि एस, चेंज occurring within a year. Example higher sales during festivals, right? Seasonal variation होता है। And 3 cyclical variation यानी कि C, fluctuations associated with business cycles and example boom and recession periods, right? And the fourth irregular variation यानी कि I, unexpected changes caused by natural disaster, wars, pandemic and etc. Conclusion, time series analysis helps economists understand and predict future trends. हिंदी, समय के साथ एकत्र किए गए आंकड़ों के समय श्रेणी यानी कि टाइम सीरीज कहते हैं। समय के साथ एकत्र किए गए आंकड़ों को समय श्रेणी यानी टाइम सीरीज कहते हैं। समय श्रेणी के जो घटक होते हैं, पहला होता है ट्रेंड यानी प्रवृत्ति, ये देखता है कि दीर्घकालीन दिशा में होने वाला परिवर्तन, उदाहरण जनसंख्या वृद्धि, ये बहुत दीर्घकालीन होता है। एंड सेकंड होता है मौसम परिवर्तन यानी कि सीजनल वेरिएशन, मौसम या त्योहारों के कारण होने वाला परिवर्तन, उदाहरण दिवाली में बिक्री बढ़ना। एंड चक्रीय परिवर्तन यानी कि साइक्लिकल वेरिएशन, व्यापारिक चक्रों के कारण होने वाले परिवर्तन यानी कि मंदी आ गई, कभी तेजी आ गई। एंड फोर्थ अनियमित परिवर्तन यानी कि इरेगुलर वेरिएशन यानी कि अचानक और प्रत्याशित परिवर्तन यानी कि बाढ़, युद्ध, महामारी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। सो डिफरेंस बिटवीन सैंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। कोई बात नहीं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, थोड़ा सा बोर्ड हमारा इधर उधर हो गया है तो समझने की कोशिश करेंगे। जो बेसिस की साइड है वो मीनिंग बताएगा और यहाँ पे हमारा सिंपल रैंडम सैंपल बस यहीं तक देखिएगा और हमारा थर्ड टेबल हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सो प्लीज समझने की कोशिश करिएगा तो समझ में आएगा। तो मीनिंग क्या होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का? सो एवरी यूनिट हैज इक्वल चांस। और मीनिंग स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का क्या होता है? पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, ओके। एंड सिलेक्शन मेथड क्या होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का? सो रैंडमली सिलेक्टेड। एंड इनका क्या होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का? सो रैंडम सिलेक्शन फ्रॉम ईच ग्रुप। एक्यूरेसी की बात करेंगे तो ये लेस एक्यूरेट होता है कौन? सिंपल रैंडम। और ये मोर एक्यूरेट होता है कौन? स्ट्रैटिफाइड, ओके। एंड कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो ये सिंपल होता है, सिंपल है तो सिंपल रहेगा। और स्ट्रैटिफाइड रैंडम क्या होगा? मोर कॉम्प्लेक्स होगा, यस। एंड कॉस्ट क्या हो जाएगा? सिंपल है तो लोअर एंड स्ट्रैटिफाइड है तो हायर, है ना। तो हिंदी में समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि जो आधार सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श होते हैं जो आधार है, ये तो आधार बताएं, जो सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श और स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श में अंतर। तो इनका अर्थ है कि सरल जो होते हैं, मैं सरल बोलेंगे और स्तरीकृत बोलेंगे, ओके। तो जो सरल होते हैं प्रत्येक इकाई को समान अवसर देते हैं और जो स्तरीकृत होते हैं जनसंख्या को वर्गों में बांटा जाता है। सरल जो होते हैं सीधे यादृच्छिक चयन किया जाता है, ओके। और यहाँ पे क्या किया जाता है? प्रत्येक स्तर से चयन किया जाता है। इनकी शुद्धता क्या होती है सरल का? ये तो कम होते हैं, इनकी एक्यूरेसी होती है लेस एक्यूरेट होते हैं, ये मोर एक्यूरेट होते हैं। और जटिलता क्या होती है? सरल होती है, इनका अपेक्षाकृत जटिल होता है, इनका लागत कम होता है और इनका लागत अधिक होता है। नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 का भी, डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। सो इंग्लिश टाइप 1 एरर क्या होता है? सो रिजेक्टिंग ऑफ ट्रू नल हाइपोथेसिस। एग्जांपल एन इनोसेंट पर्सन इज डिक्लेयर्ड गिल्टी। सो और ट्रू नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं। टाइप 2 एरर जो होता है एक्सेप्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। एग्जांपल अ गिल्टी पर्सन इज डिक्लेयर्ड इनोसेंट, ओके। यहाँ पे एक इनोसेंट पर्सन था जिसको डिक्लेयर किया कि वो गिल्टी है और यहाँ पे गिल्टी पर्सन को डिक्लेयर किया कि वो इनोसेंट है, ओके। सो हिंदी समझते हैं कि जब सही शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है, जब सही जो शून्य परिकल्पना होती है निर्दोष व्यक्ति को दोषी मान लेना, है ना। एंड त्रुटि दो जो होता है जब गलत शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कि दोषी व्यक्ति को हम लोग निर्दोष मान लेते हैं, तो ये गलत है ना। तो यहाँ पे गलत था। और फर्स्ट हमारा क्या था कि जो दोषी नहीं था उसको भी हम दोषी मान लिए थे। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तो का सी, डिफरेंस बिटवीन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड कॉन्फिडेंस लेवल। बस वहाँ पे भी यही से समझना है कि बेसिस समझेंगे और बेसिस में मतलब मीनिंग समझेंगे कि इनका सिंबल क्या होता है, पर्पस क्या होता है और कॉमन वैल्यूज क्या होता है, ओके। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या होता है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। ये क्या होते हैं? टाइप 1 एरर की तरह होते हैं।
एंड कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट, ओके। एंड सिंबल क्या हो जाएगा, ये अल्फा, एंड 1 माइनस अल्फा हो जाएगा हमारा कॉन्फिडेंट लेवल। पर्पस क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का, सो हाइपोथेसिस टेंसेस, और कॉन्फिडेंस वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल, ओके। एंड कॉमन वैल्यूज क्या होता है इसका, 0.01 से लेके 0.05, एंड इसमें क्या होता है, मतलब ये पॉइंट में होता है कौन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और कॉन्फिडेंस लेवल होता है परसेंट में, लाइक कॉन्फिडेंस दिखा रहा है 90%, 95%, ओके, और ये पॉइंट में होता है। हिंदी में समझते हैं कि सार्थकता स्तर और विश्वास स्तर क्या है। तो सार्थकता स्तर क्या होता है, टाइप 1 त्रुटि की संभावना मानी जाती है, और ये जो विश्वास स्तर होता है अनुमान का विश्वसनीयता होता है। इसको हम अल्फा से सूचित करते हैं, और इसको 1 माइनस अल्फा से सूचित करते हैं विश्वास स्तर को। इनका उपयोग होता है परिकल्पना परीक्षण में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, सार्थकता स्तर का और विश्वास स्तर का विश्वास अंतराल के लिए। इनका जो सामान्य मान होता है पॉइंट दशमलव में आता है, और इनका जो विश्वास स्तर होता है परसेंटेज में आता है, 90% फुल 95%, राइट। उदाहरण, यदि अल्फा का मान हमारे पास 0.05 है तो कॉन्फिडेंस लेवल 1 माइनस 0.05 यानी कि 0.95% यानी अर्थात 95% हो जाएगा। एक में से घटा के निकाल देते हैं हम लोग विश्वास अंतराल, ओके। नाउ असाइनमेंट कंक्लूजन फॉर यू, एंड इवन यू कैन राइट इन योर एग्जाम टू, कि स्टैटिस्टिकल मेथड हेल्प्स इन कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा concepts such as an index number, Bayes theorem, time series sampling methods, and hypothesis testing, and widely used in economic, business, and social research for better decision making of and forecasting. I hope it's clear now. मैं थोड़ा सा स्पीड में बताई हूँ, और हाँ मुझे ये पता है कि मैंने क्या एरर किया है इस वीडियो में, कि फॉर्मूला को मैंने कोई जो बड़ा सा था मैंने क्लियर नहीं बताया है, तो आप उस फॉर्मूला को जस्ट जाके फ्रॉम द गूगल जाके ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं नोट्स बनाने में मतलब सक्षम नहीं हो पाई कि किसको उसको कैसे सजा पाएँ, तो जैसे हुआ वो पेस्ट कर दिया मैंने। तो एक बार जाके आप उसको ले लीजिए, और बस उसके बाद से आप समझेंगे, वीडियो बिल्कुल समझ में आएगा। सो टिल देन बाय, बी हैप्पी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।